थ्री आई एटलस, वो इंटरस्टेलर एनिग्मा जो महीनों तक दुनिया की नजरों में था, अब अंधेरे में वापस जा रहा है। लेकिन अगर आपको लगता है कि कहानी खत्म हो गई है, तो आप गलत हैं। असल में सबसे डिस्टर्बिंग चैप्टर अब शुरू हुआ है। हमें लगा था हमें इसका साइज, कॉम्पोजिशन और ट्रेजेक्टरी समझ आ गई है, लेकिन दिसंबर 19 को जब ये अर्थ के सबसे करीब था, तब जो नया डेटा मिला उसने पुराने सारे अजम्पशंस को तोड़ दिया है। ये ऑब्जेक्ट, अगर ये एक कॉमेट है भी, तो ये फिजिक्स के मॉडल्स के हिसाब से बिहेव नहीं कर रहा है। ये हमारी सोच से भी छोटा है, लेकिन फिजिक्स के नियमों से कहीं ज्यादा एक्टिव है। ये धूल की एक ऐसी परत, एक वेल ऑफ डस्ट छोड़ रहा है जो ऑलमोस्ट डिजाइंड लगती है। और सबसे डरावनी बात, इसका रास्ता यानी कोर्स फिर से बदल रहा है। आज हम उसकी डिस्कवरी की पुरानी बातें नहीं करेंगे, बल्कि उस रॉ फ्रेश डेटा पर नजर डालेंगे जो अभी नासा और हार्वर्ड के एस्ट्रोनॉमर्स के डेस्क्स पर पहुंचा है। हम बात करेंगे न्यूक्लियस के इम्पॉसिबल साइज की, अवी लोएब की डस्ट शील्ड थियरी की और उस अनप्रिडिक्टेबल पाथ की जिसकी वजह से नासा ने नई वार्निंग्स इशू की है। सबसे बड़े शॉक से शुरू करते हैं, साइज। जुलाई 2025 में जब 3I एटलस पहली बार डिटेक्ट हुआ, तो इसकी ब्राइटनेस एनॉर्मलस थी। ये अपनी दूरी के हिसाब से बहुत ब्राइट था, जिससे लगा कि इसका न्यूक्लियस मैसिव होगा, शायद 20 किलोमीटर चौड़ा, एक वर्ल्ड किलर। लेकिन जैसे ये पास आया, ये तस्वीर बिखर गई। हबल ऑब्जर्वेशंस ने पहले इसे 440 मीटर से 5.6 किलोमीटर के बीच कंस्ट्रेन किया, जो कि एक ह्यूज मार्जिन ऑफ एरर था। लेकिन अब न्यूजीलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ कैंटरबरी की एक नई स्टडी ने इसे टेरिफाइंग प्रिसिजन के साथ नैरो डाउन किया है। उन्होंने कॉमेट्स की नॉन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यानी कैसे गैस का निकलना थ्रस्टर की तरह काम करके उसे धक्का देता है, इसका एनालिसिस किया और कैलकुलेट किया कि इतने थ्रस्ट के लिए कितना मास होना चाहिए। इसका वर्डिक्ट, न्यूक्लियस का डायमीटर लाइकली सिर्फ 820 से 1500 मीटर्स के बीच है। जरा सोचिए, हम एक ऐसे ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं जो मुश्किल से 1 किलोमीटर चौड़ा है, फिर भी ये नन्हा सा ऑब्जेक्ट एक ऐसा कोमा और टेल बना रहा है जो इससे 20 गुना बड़े कॉमेट्स को टक्कर देता है। अगर ये एक स्टैंडर्ड डर्टी स्नोबॉल होता, तो इतना छोटा न्यूक्लियस इतनी तेजी से मास लूज करके डिसइंटीग्रेट हो जाना चाहिए था, टूट जाना चाहिए था। लेकिन 3I एटलस नहीं टूटा। ये कोहेरेंट है और एक्टिव भी। एक छोटा इंजन और मैसिव आउटपुट। इस डिस्क्रिपेंसी ने एक रेडिकल न्यू थ्योरी को जन्म दिया है। हार्वर्ड के प्रोफेसर अवी लोएब ने अभी एक एनालिसिस रिलीज किया है जो सजेस्ट करता है कि शायद हम न्यूक्लियस को देख ही नहीं पा रहे हैं। लोएब की लेटेस्ट पेपर्स प्रपोज करते हैं कि 3I एटलस लिटरली छुपा हुआ है। उन्होंने कॉमेट की एंटी टेल में मौजूद डस्ट पार्टिकल्स को एनालाइज किया। एंटी टेल वो स्ट्रेंज स्पाइक है जो सन की तरफ पॉइंट करता है। उनकी कैलकुलेशंस दिखाती हैं कि ये टिपिकल माइक्रोस्कोपिक इंटरस्टेलर डस्ट ग्रेन्स नहीं है। टिपिकल डस्ट 1 माइक्रोन से छोटा होता है, धुएं जैसा, लेकिन 3I एटलस से निकलने वाली डस्ट 10 गुना बड़ी है, अराउंड 10 माइक्रॉन्स। ये मैटर क्यों करता है? क्योंकि इस साइज के पार्टिकल सनलाइट को स्कैटर करने में इनक्रेडिबली एफिशिएंट होते हैं। लोएब ने इस डस्ट क्लाउड की डेंसिटी कैलकुलेट की और कुछ सस्पिशियस पाया। ये क्लाउड ओपेसिटी के बॉर्डर लाइन पर है। ये इतना घना है कि सेंटर को छुपा ले, लेकिन इतना पतला है कि लाइट को स्कैटर होने दे। लोएब इसे वेल ऑफ डस्ट कहते हैं। अगर ये नेचुरल कॉमेट होता, तो इतनी डस्ट के लिए न्यूक्लियस कम से कम 2 किलोमीटर चौड़ा होना चाहिए था, पर मोशन डेटा कहता है कि ये सिर्फ 1 किलोमीटर है। मैथ नेचुरल ऑब्जेक्ट के लिए मैच नहीं कर रहा। अवी लोएब एक चिलिंग ऑल्टरनेटिव बताते हैं। अगर आप एक आर्टिफिशियल प्रोब बना रहे हैं और उसे सन की हीट से बचाना चाहते हैं या अपनी असली शेप छुपाना चाहते हैं, तो इस स्पेसिफिक डेंसिटी का डस्ट ब्लैंकेट एक परफेक्ट इंजीनियरिंग सोल्यूशन होगा। 10 माइक्रोन पार्टिकल्स की शील्ड टेम्परेचर को रेगुलेट करेगी और कोर को ऑब्सक्योर कर देगी। क्या 3I एटलस एक नेचुरल ऑब्जेक्ट है जिसके पास सरफेस छुपाने के लिए परफेक्ट डस्ट प्रॉपर्टीज है, या ये एक टेक्नोलॉजिकल ऑब्जेक्ट है जो स्क्रीन डिप्लॉय कर रहा है? डस्ट वेल के इम्प्लीकेशंस गहरे हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट की मूवमेंट की रियलिटी उससे भी ज्यादा शॉकिंग है। 3I एटलस सिर्फ छुप नहीं रहा, ये स्वर्व कर रहा है। नासा ने एक नई अपडेट में वार्निंग दी है कि कॉमेट का पाथ अनप्रिडिक्टेबल हो गया है। हम प्लैनेट्स के ग्रेविटेशनल पुल की बात नहीं कर रहे, हम इंटरनल फोर्सेस की बात कर रहे हैं। दिसंबर 27 को रिपोर्ट्स ने कंफर्म किया कि एक और सडन कोर्स चेंज हुआ है। आउटगैसिंग, यानी गैस के जेट्स जो कॉमेट को पुश करते हैं, शिफ्ट हो रहे हैं। यूजुअली कॉमेट्स रोटेट करते हैं और जेट्स एक प्रिडिक्टेबल पैटर्न में स्प्रे करते हैं, जैसे लॉन स्प्रिंकलर। लेकिन 3I एटलस इरेटिक है। इसका थ्रस्ट डायरेक्शन बदल रहा है, वेलोसिटी को ऐसे चेंज कर रहा है जो हमारे मॉडल्स प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे। ये अर्थ से 1.88 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, यानी लगभग 270 मिलियन किलोमीटर की दूरी से सेफली निकल गया। हमें खतरा नहीं था, लेकिन इस इरेटिक बिहेवियर का मतलब है कि हम इजीली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ये आगे कहाँ जाएगा। ये आउटर सोलर सिस्टम की तरफ जा रहा है, लेकिन इसकी ट्रेजेक्टरी अब एक प्रिसाइज लाइन नहीं, बल्कि एक कोन ऑफ अनसर्टेनिटी है।
क्या न्यूक्लियस अनस्टेबल है, क्या ये टंबल कर रहा है, या अगर हम आर्टिफिशियल हाइपोथेसिस माने तो क्या ये मनूवर कर रहा है। हमें उस मास की भी बात करनी होगी जो ये पीछे छोड़ रहा है। लोएब की कैलकुलेशन सजेस्ट करती है कि सन के क्लोजेस्ट अप्रोच के बाद एक महीने में 3i एटलस ने लगभग 10 मिलियन किलोग्राम स्पेसिफिक 10 माइक्रोन डस्ट शेड की है। ये सुनने में ज्यादा लगता है, लेकिन ये टोटल गैस लॉस का सिर्फ 0.7% है। डस्ट टू गैस का ये रेशियो वैसा ही है जैसा हम मॉलिक्यूलर क्लाउड्स में देखते हैं, जहां स्टार्स पैदा होते हैं। अगर ये नेचुरल है तो शायद 3i एटलस किसी स्टेलर नर्सरी से इजेक्ट हुआ था और ये बेबी सोलर सिस्टम का एक प्रिस्टीन सैंपल है। लेकिन अगर अभी भी एक बड़ा सवाल है, तो हम अभी कहाँ खड़े हैं? हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो अपनी एक्टिविटी के लिए बहुत छोटा है, हेवी डस्ट के पर्दे के पीछे छुपा हुआ है और अपने प्रेडिक्टेड कोर्स से अलग स्टीयर कर रहा है। साइंटिफिक कम्युनिटी बटी हुई है। एक तरफ नेचुरलिस्ट्स हैं जो मानते हैं कि ये एक नए क्लास का सुपर एक्टिव कॉमेट है जो वॉलेटाइल आइसिस से भरा है। दूसरी तरफ टेक्नोलॉजिस्ट्स हैं जो लोएब जैसी वॉइसेस के साथ हैं जो कोइंसिडेंसेस, डस्ट साइज, ऑप्टिकल डेप्थ और नॉन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में डिजाइन के साइंस देख रहे हैं। अब बात करते हैं एंटीटेल की। एस्ट्रोनॉमी में एंटीटेल अक्सर लाइट का एक ट्रिक होता है, एक ज्योमेट्रिक इल्यूजन जब अर्थ कॉमेट के ऑर्बिटल प्लेन को क्रॉस करती है। दिसंबर में जब 3i एटलस ने सन की तरफ पॉइंट करने वाला स्पाइक दिखाया तो कई एस्ट्रोनॉमर्स ने इसे इल्यूजन कहकर डिसमिस कर दिया। नासा की रिपोर्ट्स भी शुरू में यही कह रही थी, लेकिन ज्योमेट्री फिट नहीं हुई और फिजिक्स कुछ और चीख रही थी। दिसंबर 19 को जब ये अर्थ के सबसे करीब था, डेटा स्टैंडर्ड मॉडल के लिए इम्पॉसिबल हो गया। GCLM नाम के प्रिडिक्शन मॉडल ने इस एंटीटेल को वीक्स पहले फोरकास्ट किया था, इल्यूजन की तरह नहीं बल्कि एक मैकेनिकल रियलिटी की तरह, और इमेजेस ने इसे कंफर्म किया। ये पुरानी डस्ट नहीं थी, ये एक कोहेरेंट स्ट्रक्चर था, एक जेट। प्रोफेसर आवी लोएब का एनालिसिस यहाँ सबसे अजीब हो जाता है। एक टेल को सन की तरफ पॉइंट करने के लिए पार्टिकल्स का हैवी होना जरूरी है। अगर वो छोटे होते, स्मोक जैसे, तो सोलर रेडिएशन प्रेशर उन्हें पीछे धकेल देता। सन के फ्लो के खिलाफ स्विम करने के लिए मास चाहिए। लोएब ने कैलकुलेट किया कि इस एंटी टेल के लिए पार्टिकल्स का साइज एग्जैक्टली 10 माइक्रॉन्स होना चाहिए। ये 10 माइक्रॉन्स ही क्यों? क्योंकि ये गोल्डीलॉक्स साइज है। अगर 1 माइक्रॉन होते तो सन पीछे ब्लो कर देता। अगर 100 माइक्रॉन्स होते तो गैस उन्हें सरफेस से उठा ही नहीं पाती। ये एक मोनो डिस्पर्स्ड क्लाउड है हेवी ग्रेन्स का। ये हमें वापस शील्ड थ्योरी पर ले आता है। लोएब ने एक और कोइंसिडेंस ढूंढा। जब आप जेट के बेस पर इस 10 माइक्रॉन डस्ट क्लाउड की डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं तो ऑप्टिकल डेप्थ की वैल्यू ऑलमोस्ट एग्जैक्टली 1 आती है। फिजिक्स में ऑप्टिकल डेप्थ ऑफ 1 एक क्रिटिकल थ्रेशोल्ड है। इसका मतलब क्लाउड इतना घना है कि ओपेक हो जाए और सरफेस का डायरेक्ट व्यू ब्लॉक कर दे। अगर ये नेचुरल कॉमेट होता तो डेंसिटी प्रिसाइजली इसी वैल्यू पर क्यों होती? ये 0.1 हो सकती थी या 10 हो सकती थी। लोएब स्पेक्युलेट करते हैं कि ये ऑप्टिकल डेप्थ ऑफ 1 एक परफेक्ट इंजीनियरिंग सॉल्यूशन है टेम्परेचर रेगुलेट करने और मशीनरी छुपाने के लिए। ये एक हार्ड मेटालिक ऑब्जेक्ट को फजी नेचुरल ब्लॉब बना देता है। डेटा कहता है कि पर्दा वहां है। सवाल ये है कि क्यों? और फिर आता है हार्ट बीट। जुलाई 2025 में एस्ट्रोनॉमर्स ने 3i एटलस की लाइट में एक रिदमिक पल्सिंग नोटिस की। ये स्टेडी ग्लो नहीं था। कॉमेट्स में वेरिएबिलिटी नॉर्मल है क्योंकि वो रोटेट करते हैं, जिसे हम लाइट कर्व कहते हैं। लेकिन 3i एटलस का सिग्नल डिस्टिंक्ट था, ये पल्स्ड था। नेचुरल एक्सप्लेनेशन ये है कि शायद ये एक एलोंगेटेड ऑब्जेक्ट है, सिगार जैसा, जो टंबल कर रहा है। 1 किलोमीटर के साइज पर टम्बलिंग पॉसिबल है, लेकिन गैलीलियो प्रोजेक्ट के कॉरिडोर्स में एक ऑल्टरनेटिव इंटरप्रिटेशन सुनाई दे रही है। क्या हो अगर जेट्स खुद पल्स्ड है? अगर आउटगैसिंग स्टेडी स्ट्रीम नहीं बल्कि रिदमिक वेंटिंग है तो ये लाइट कर्व एक्सप्लेन हो जाता है, और यही वो इरेटिक ट्रैजेक्टरी चेंजेस भी एक्सप्लेन करेगा। एक पल्स्ड जेट एक इंजन होता है, जबकि स्टेडी वेंट एक लीक होता है। अगर 3i एटलस अपने जेट्स को पल्स कर रहा है तो ये इफेक्टिवली सोलर सिस्टम में पफ करते हुए ट्रैवल कर रहा है। ये ड्रिफ्ट नहीं कर रहा, ये थ्रस्ट कर रहा है। इन 3 डेटा पॉइंट्स को कंबाइन करें। स्पेसिफिक 10 माइक्रोन हेवी डस्ट जो सन की तरफ पॉइंट कर सके, डस्ट डेंसिटी जो सरफेस छुपाने के लिए एग्जैक्टली ऑप्टिकल डेप्थ 1 पर ट्यून्ड है, रिदमिक पल्सिंग लाइट कर्व और इरेटिक कोर्स चेंजेस। नेचुरल एक्सप्लेनेशन के लिए हमें मानना पड़ेगा कि ये सब कोइंसिडेंसेस एक साथ एक टाइनी टम्बलिंग कॉमेट में हो रहे हैं। आर्टिफिशियल एक्सप्लेनेशन के लिए सिर्फ एक असम्पशन चाहिए, ये एक प्रोब है। अगर ये प्रोब है तो शील्ड, कोर्स करेक्शंस और पल्सिंग सब सेंस बनाता है। लेकिन एक और पजल पीस है, डस्ट मास प्रॉब्लम।
लोएब के हिसाब से इस शील्ड को मेंटेन करने के लिए 3.3 केजी डस्ट पर सेकंड बर्न कर रहा है, यानी महीने में 10 मिलियन केजी। इतने छोटे कॉमेट के लिए ये अग्रेसिव डाइट है। ये मास इतनी तेजी से शेड कर रहा है कि सवाल उठता है, ये कब तक चलेगा? अगर ये मिलियंस ऑफ ईयर्स से स्पेस में है तो अभी तक एक्टिव क्यों है? अनलेस ये हाल ही में टर्न ऑन हुआ हो। क्या जुपिटर के ऑर्बिट के पास आते ही सन की हीट ने किसी डोमेंट सिस्टम को ट्रिगर किया, या इसने हमें डिटेक्ट किया? अब केमिस्ट्री पर नजर डालते हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने जब ऑटम में इसे देखा तो रिजल्ट्स बैकवर्ड्स थे। टिपिकल सोलर सिस्टम कॉमेट्स में वाटर आइस एक्टिविटी का मेन ड्राइवर होता है, लेकिन 3i एटलस में वेब ने अबंडेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पाया। डेटा सजेस्ट करता है कि इनिशियल आउटबर्स्ट पूरी तरह कार्बन डाइऑक्साइड ड्रिवन था, एक कार्बन डाइऑक्साइड इंजन। वाटर आइस क्रिस्टल्स तो बाद में बाहर आए। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के मुकाबले कम टेम्परेचर पर गैस बनता है, इसलिए 3i एटलस जुपिटर जितनी दूरी पर भी एक्टिव हो गया था। लेकिन कैच ये है कि इंटरस्टेलर स्पेस में मिलियंस ऑफ ईयर्स रहने पर कॉस्मिक रेज सरफेस को डार्क और ऑर्गेनिक बना देते हैं, लेकिन हमें यहाँ प्रिस्टीन वॉलेटाइल रिच वेंटिंग दिख रही है, जैसे आउटर लेयर हटा दी गई हो या वेंटिंग किसी स्पेसिफिक नोजल से आ रही हो। नेचुरल थ्योरी कहती है कि ये किसी प्लूटो जैसे प्लैनेट का टुकड़ा है। आर्टिफिशियल थ्योरी पूछती है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड प्रोपेलेंट है? डीप स्पेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड एक कॉमन फ्यूल रिसोर्स है। और फाइनली ये जा कहाँ रहा है? हेडलाइंस कह रही हैं कि 3i एटलस जुपिटर की तरफ रेस कर रहा है। जब ये डिस्कवर हुआ था, ये जुपिटर के ऑर्बिट के पास था। अब जब ये वापस अंधेरे में जा रहा है, जुपिटर के साथ इसका इंटरैक्शन की है। जुपिटर सोलर सिस्टम का बुली है, जो कॉमेट्स को खा जाता है या फेंक देता है। लेकिन 3i एटलस च्यूअर्ट नहीं हुआ। ये डेंजर जोन से निकला, मनूवर किया और अब एग्जिट कर रहा है। कुछ मॉडल सजेस्ट करते हैं कि इसकी सेल्फ स्टीयरिंग शायद जायंट गैस के रिलेटिव अपना पाथ करेक्ट कर रही है। क्या ये जुपिटर को ग्रेविटी असिस्ट के लिए यूज कर रहा है, या जुपिटर इसके स्कैन का टारगेट था? ये ग्रेविटी के स्मूथ कर्व से लड़ता हुआ विगल कर रहा है, और यही एस्ट्रोनॉमर्स की नींदें उड़ा रहा है। एक पत्थर गिरता है, एक चिड़िया उड़ती है, 3i एटलस उड़ रहा है। आखिर में हमें उस खामोशी की बात करनी होगी। पूरे एनकाउंटर के दौरान ग्रीन बैंक टेलीस्कोप और ब्रेक थ्रू लिसन ने 3i एटलस को स्कैन किया नैरो बैंड रेडियो सिग्नल्स के लिए, जो टेक्नोलॉजी की हॉलमार्क होती है। रिजल्ट साइलेंस, कोई बीप नहीं, कोई प्राइम नंबर्स नहीं। स्केप्टिक्स के लिए ये अल्टीमेट प्रूफ है कि ये रॉक है। लेकिन अगर ये डेड सिविलाइजेशन का डेरिलिक्ट प्रोब है तो ये ट्रांसमिट क्यों करेगा? अगर ये कोवर्ट सर्वेलेंस ड्रोन है जो डस्ट शील्ड के पीछे छुपा है, तो साइलेंस ही उसका प्राइमरी डिफेंस है। आप किसी के घर की जासूसी डोरबेल बजाकर नहीं करते, या शायद ये ऑटोनमस मशीन है जो डेटा स्टोर कर रही है और घर पहुंचकर बर्स्ट ट्रांसमिट करेगी। साइलेंस का मतलब ये रॉक नहीं है, बस ये कि ये हमसे बात नहीं कर रहा। जैसे जैसे 3i एटलस हमारे टेलीस्कोप्स में एक धुंधला बिंदु बनता जा रहा है, हमारे पास सवालों का पहाड़ है। एक 1 किलोमीटर चौड़ा ऑब्जेक्ट जो जायंट की तरह एक्ट करता है, एक डस्ट टेल जो गलत दिशा में पॉइंट करती है और गलत चीज से बनी है, एक शील्ड जो परफेक्ट ऑप्टिकल डेप्थ पर है, और एक ट्रैजेक्टरी जो इनविजिबल हैंड से गाइडेड लगती है। क्या ये एक डार्क कॉमेट है, या जैसा आवी लॉयब कहते हैं, एक मैसेज इन अ बॉटल जिसे पढ़ना हम बस अभी सीख रहे हैं? एक चीज तय है, यूनिवर्स हमारी सोच से कहीं ज्यादा क्राउडेड और मिस्टीरियस है। 3i एटलस तीसरा विजिटर था, ये आखिरी नहीं होगा, और अगली बार हमें पकड़ने के लिए तैयार रहना होगा। आपको क्या लगता है, क्या डस्ट शील्ड थ्योरी एलियन टेक का सबूत है, या बस एक अजीब पत्थर को समझाने की कोशिश? कमेंट्स में बताएं। अगर आप 3i एटलस की ऑनगोइंग रिसर्च को फॉलो करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम हर नए पेपर और रेवलेशन को ट्रैक करते रहेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें युग वचन को। देखने के लिए शुक्रिया।